बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन सुबह वही है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में तमाम तलबा तालिबात का खैर मकदम है। सबक नंबर 6 शतरंज की बाजी, जिसके 3 हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। आज हिस्सा 4 यानी चौथा हिस्सा शुरू होने जा रहा है। सबक काफ़ी तवील है, इसलिए इसके 5-6 हिस्से बन सकते हैं। आज हम हिस्सा 4 का मुताला शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में देखा था कि सिपाही आकर मीर साहब की तलबी करता है और कहता है कि मैं शाही दरबार से आया हूँ और मीर साहब को वहाँ पर बुलाया गया है बादशाह सलामत के यहाँ। तो मीर साहब ये सुनकर डर जाते हैं और नौकरों से कह देते कि उन्हें कह देना कि वो घर पर नहीं है। इसके बाद खिदमतगार ऐसी कहता है कि वो कहता है घर पर नहीं है। तो सवार कहता है कि कहाँ गए, घर पर नहीं है, तो कहीं छुपे बैठे होंगे। तो खिदमतगार कहता है मैं ये नहीं जानता, घर में से यही जवाब मिला है, काम मिला है, क्या काम है। सवार कहता है काम तुझे क्या बताऊँ, हुजूर में तलबी है, शायद फ़ौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार है कि मजाक है। खिदमतगार कहता है अच्छा तशरीफ़ ले जाए, कह दिया जाएगा। सवार कहता है कहने सुनने की बात नहीं, मैं कल फिर आऊँगा और तलाश करके ले जाऊँगा। अपने हमरा हाजिर करने का हुक्म हुआ है। सवार तो चला गया। मीर साहब की रूह फना हो गई। काँपते हुए मिर्जा जी से बोले अब क्या होगा। मिर्ज़ा कहते बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर कहते कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्ज़ा कहते कहरे आसमानी है और क्या कहें, सिपाहियों की मांग हो तो बिन मौत मरें, यहाँ तो जंग का नाम सुनते ही तब चढ़ाती है। मीर कहते हैं यहाँ तो आज से दाना पानी हराम समझे। मिर्ज़ा कहते बस यही तदबीर है कि इससे मिलिए ही नहीं, दोनों आदमी गायब हो जाए, सारा शहर छानता फिरे। कल से गोमती पार किसी वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसी को खबर होगी, हजरात अपना सा मुँह लेकर लौट जाएंगे। मीर कहते बस बस आपको खूब सूझी, वल्लाह कल से गोमती मती पार की ठहरे। इधर बेगम साहिबा सवार से कह रही थी तुमने खूब बहरूप भरा है। उसने जवाब दिया ऐसे गाँव देव को तो चुटकियों में नचाता हूँ। इसकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब देख लेना जो कभी भूल कर भी घर रहे, सुबह का गया फिर रात को आएगा। यानी कि खिदमतगार और सवार के बीच बातचीत होती है और कहते कि भाई क्या काम है मुझे बता दो। तो सवार कहता है कि तुझे क्या बताओ, उनकी तलबी हुई है, उनको वहाँ बुलाया गया है, शायद कुछ सिपाही उनसे मांगे गए हैं। खिदमतगार बोलता है आप तशरीफ़ ले जाए, मैं उनसे कह दूँगा। ये सब बातें सुनकर मिर्ज़ा साहब भी ये सब बातें सुन रहे थे और जैसे ही वो सुनते कि भाई सिपाही की तलबी है तो वो एकदम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और उनकी रूह एकदम फना हो जाती है डर के मारे और काँपने लगते हैं। फिर कहते बड़ी मुसीबत है। मिर्ज़ा साहब भी कहते कि बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी नहीं हो जाए तो आपके साथ साथ। तो मीर साहब कहते कम वक्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्ज़ा कहते कि ये एक मुसीबत है, आसमानी मुसीबत है। सिपाही की मांग हो रही है और यहाँ तो जंग का नाम सुनते ही तब चढ़ आती है। यानी कि वो कहते हैं कि सिपाहियों की भी मांग हो रही है और जंग का नाम सुनते हैं तो मुझे तब चढ़ आती है, बुखार आ जाता है। जंग का नाम सुनते थे मेरे जिस्म में बुखार आ जाता है। तो मिर्ज़ा जी कहते हैं कि आज से यही तदबीर है कि उससे मिलिए ही नहीं और दोनों गायब हो जाते। वो प्लान बनाते कि भाई हम ऐसा करते हैं कि उससे मिलेंगे ही नहीं और यहाँ से गायब हो जाएंगे और कहीं जाकर छुप जाएंगे। वो सारा शहर छानता फिरेगा। कल से गोमती पार किसी वीराने में नक्शा जमाएंगे, यानी शतरंज किसी वीराने में जाके हम जमाएंगे और हजरत अपना सा मुँह लेकर लौट जाएंगे। वो ढूंढेगा हमको और वापस लौट जाएगा। तो मीर साहब बोलते बस हाँ आपने अच्छी सोची है, कल से ऐसे ही करते हैं। फिर इधर बेगम साहिबा सवार से कह रही थी कि तुमने खूब बहरूप भरा है,
यानी इसका मतलब ये है कि वो जो सिपाही था वो किसी बादशाह की तरफ से नहीं आया था, बल्कि उसे बेगम साहिबा ने एक बहरूपिया बनाकर भेजा था। क्योंकि बेगम साहिबा और घर के नौकर मीर साहब जब पूरा पूरा दिन शतरंज खेलने में घर पर रह रहे थे तो बेगम की जो आज़ादी है वो छीन गई थी, नौकरों को परेशानी होने लगी थी, है ना, पूरा पूरा दिन काम उनको करने लगा था। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाया और एक आदमी को, एक सिपाही को पैसा वगैरह देकर उनको मीर साहब के वहाँ भेज दिया और उनकी तलबी की। तो बहरूपिया जवाब देता है वो सिपाही कि मैं ऐसे गाँव देवोगे ने ऐसे गाँव वालों को तो मैं चुटकियों में नचाता हूँ। और फिर तो मीर साहब की सारी अक्ल और हिम्मत तो उनकी शतरंज ने चर ली, ने शतरंज खेलने में सर्प हो गई। अब देख लेना कभी भी घर पर नहीं रहेंगे, सुबह में जो जाएंगे तो रात में ही वापस आएंगे। उस दिन से दोनों दोस्त मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गुल्लोरिया भरे गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर किसी बिसात पर जा बैठे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। कुछ तो सर पलट लिया उनके उन अल्फाज के सिवा उनके मुंह से और कोई कलमा निकलता था। कोई चिल्ला कश भी इतने इस्तगराक की हालत में न बैठता था। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों हजरात गलियों में होते हुए किसी नान बाई की दुकान पर खाना खा लेते और चिलम हुक्का पीकर फिर महुए शतरंज बाजी। कभी कभी तो उन्हें खाने की सुध न रहती थी। तो फिर उन्होंने ऐसी किया। दूसरे दिन से वो एकदम अंधेरे में सुबह सुबह उजाला होने से पहले ही बगल में बिसात शतरंज की बिसात लिए, गुल्लोरिया लिए, जो भी उनका सामान है शतरंज खेलने का लेके ये पुरानी वीरान मस्जिद में पहुंच गए और वहीं पर ही उनकी दरी बिछाए और हुक्का पीना ये सब वहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम कर लिया और वहाँ पर खेलने लगे। और फिर उसमें इस तरह वो गर्क हो गए खेलने में, शतरंज खेलने में, कि कोई चिल्ला कश भी इतने इस्तगराक की हालत में ना बैठता है। यानी जो 40 दिन कंटिन्यू इबादत में रहता है तो वो भी इस तरह महू नहीं होता हूँ अल्लाह की इबादत में जिस तरह ये शतरंज में महू हो गए थे। इस्तगराक यानी उसमें डूब जाना। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो गलियों के अंदर से छुपते छुपाते एक नान बाई के वहाँ जाते और खाना खा लेते और फिर चिल्लम हुक्का पीकर फिर वापस शतरंज खेलने में मशगूल हो जाते। कभी कभी तो उन्हें खाने की भी सूध ना रही थी। इधर मुल्क में सियासी पेचीदगियाँ रोज़ बरोज़ पेचीदा होती जाती थी। कंपनी की फ़ौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। पर हमारे दोनों शतरंजबाज दोस्तों को गम व दराज और गमे काला से कोई वास्ता ना था। वो घर से चलते तो गलियों में से हो जाते, कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए। मोहल्ले वालों को भी उनकी सूरत न दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी फ़ौजें लखनऊ के करीब पहुँच गई। फिर मुल्क में क्या हुआ कि मुल्क में सब सियासी पेचीदगियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और कंपनी की जो फ़ौजें वो लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी, यानी अंग्रेज़ फ़ौज लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी और लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर वापस देहात भाग रहे थे। क्योंकि शहर में जो है वो बहुत ही तंग मामला हो गया था, जंग का मामला होने वाला था, इसलिए सभी देहात की तरह भाग रहे थे शहर को छोड़कर। और जो हमारे जो शतरंजबाज नवाब है उनको किसी की कोई फिक्र नहीं थी। ये सब गमे काला, ये जो काला गम हमारे शहर पे छा रहा था उसको उनकी कोई फिक्र नहीं थी। वो तो अपनी शतरंज खेलने में लगे हुए थे। और वो ऐसे शतरंज खेल यानी अंधेरे से सुबह सुबह निकल जाते, किसी को महल्ले में खबर भी नहीं होती थी कि कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी फ़ौजें लखनऊ के करीब पहुँच गई। एक दिन दोनों अहबाब बैठे बाजी खेल रहे थे। मीर साहब की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मिर्ज़ा साहब उन्हें कष्ट पर कष्ट दे रहे थे। दफतन कंपनी की फ़ौज सड़क पर से आती हुई दिखाई दी। कंपनी ने लखनऊ पर तसर्रुफ़ करने का फ़ैसला कर लिया था। कर्ज़ की किल्लत में सल्तनत हज़म कर लेना चाहती थी। वही महाजनी चाल चली जिससे आज सारी कमज़ोर कौमें पाबे जंजीर हो रही है।
मीर साहब कहते अंग्रेज़ी फ़ौजें आ रही है। मिर्ज़ा साहब कहते आने दीजिए, कष्ट बचाइए ये कुश्त। मीर साहब कहते ज़रा देखना चाहिए, आड़ से देखे कैसी कवि हैकल जवान है, देखकर सीना थर्राता है। तो दोनों अहबाब एक दिन बाजी खेलने बैठे थे, तो मीर साहब की जो बाजी थी वो ज़रा कमज़ोर थी और मिर्ज़ा साहब उन्हें कष्ट पर कष्ट दे रहे थे, इन्हें एक के बाद एक उनके हरा रहे थे बाजी। और इधर कंपनी की फ़ौज सड़क पर से आती दिखाई दी उनको। तो कंपनी की जो फ़ौज थी, अंग्रेज़ फ़ौज, जो लखनऊ पर तसर्रुफ़ करने का फ़ैसला कर लिया, यानी उन्होंने लखनऊ पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला कर लिया। तसर्रुफ़ करना यानी कब्ज़ा कर लेना। और कर्ज़ की किल्लत में सल्तनत हज़म कर लेना चाहते थे, यानी जो कर्ज़ उन पर हो गया था लखनऊ के नवाबों पर, तो वो कर्ज़ तो अदा नहीं कर रहे थे, तो कर्ज़ के एवज़ में वो हुकूमत सल्तनत हज़म कर लेना चाहती थी। वही महाजनी चाल चली जिससे आज सारी कमज़ोर कौमें पाबे ज़ंजीर हो रही है, यानी कि पाबे ज़ंजीर हो रही है, यानी उनके पैरों में गुलामी की ज़ंजीरें बंध रही है। क्योंकि अंग्रेज़ों की यही चाल होती थी, वो कर्ज़ दिया करते थे और अय्याश लोगों नवाबों को अय्याश बना देते थे, और जब कर्ज़ बढ़ जाता था तो उनकी जितनी भी सल्तनत होती थी वो हज़म कर लेते थे। इधर मीर साहब भी कहते हैं कि अंग्रेज़ी फ़ौजें आ रही है, तो मिर्ज़ा कहते हैं कि आने दीजिए, आप अपनी बाजी बचाइए। मीर कहते ज़रा देखना चाहिए, देखो कैसी कवि यानी एकदम ताकतवर और जवान फ़ौज है कि उनको देखकर मेरा सीना थर्राता है। मिर्ज़ा कहते देख लीजिएगा, क्या जल्दी है फिर कष्ट। मीर कहते तोप खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, सुर्ख चेहरा जैसे लाल बंदर। मिर्ज़ा कहते जनाब हुलिये ना कीजिए, ये कष्ट है। मीर कहते आप भी अजीब आदमी हैं, ख्याल तो कीजिए, शहर का मुहासरा हो गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा ये कष्ट और मात। फ़ौज निकल गई, यारों ने दूसरी बाजी बिछा दी। मिर्ज़ा जी बोले आज खाने की कैसी रहेगी। मीर कहते आज रोज़ा है क्या, आपको ज़्यादा भूख लगी है। मिर्ज़ा जी नहीं, शहर में ना मालूम क्या हो रहा है। तो मीर कहते शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा, लोग खाने से फारिग होकर आराम कर रहे होंगे, हुजूर जाने आलम भी इस्तराहत फरमाते होंगे, या शायद सागर का दौर चल रहा होगा। तो मिर्ज़ा जी कहते हैं कि देख लीजिए क्या जल्दी है, फिर बोले फ़ौज को बाद में देख लेंगे, पहले आप अपनी बाजी बचाइए। तो मीर कहते हैं कि देखो तोप खाना भी है, कोई कुछ 5000 करीबन 5000 जैसे फ़ौजी होंगे। ये वो देखकर मेरा चेहरा एकदम सुर्ख हो एकदम लाल हो गया बंदर की तरह। तो मिर्ज़ा कहती है जनाब बोलिए ना कीजिए, यानी बहाने मत बनाइए, अपनी बाजी बचाइए। तो मीर साहब कहते हैं कि आप भी अजीब आदमी हैं, ख्याल तो कीजिए, शहर का मुहासरा हो गया तो घर कैसे चलेंगे। यानी शहर का मुहासरा हो गया, नाकाबंदी हो गई, लॉकडाउन जिसे हम लॉकडाउन कहते हैं अभी के दौर में, तो ऐसा लॉकडाउन हो गया तो हम घर कैसे जाएंगे, जो जहाँ वहीं अटक जाएगा, नाकाबंदी हो जाएगी। तो मिर्ज़ा जी कहते कि जब घर चलने का वक्त आएगा तब देखा जाएगा, अभी आप अपनी बाजी बचाइए, अपनी हार होने से बचाइए। तो कहते फ़ौज निकल गई, यारों फ़ौज निकल गई वहाँ से, उनके वो जाओ खेल रहे थे वीरानी जगह से, उसके रोड बाहर से फ़ौज निकल गई, शहर में दाखिल हो गई। इन्होंने क्या किया और दूसरी बाजी भी बिछा दी। मिर्ज़ा जी बोले अब खाने का कैसा करेंगे, क्या तुम्हारा रोज़ा है, आज के दिन भूख नहीं लग रही है। तो मिर्ज़ा जी ने कहा नहीं, शहर और भूख नहीं लग रही। तो मिर्ज़ा जी कहते जी नहीं, शहर में ना मालूम क्या हो रहा होगा, मिर्ज़ा को शहर की फिक्र रहती है। तो मीर साहब कहते हैं शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा, लोग खाने से फारिग होकर आराम कर रहे होंगे, और हुजूर जाने आलम यानी बादशाह सलामत भी इस्तराहत फरमाते होंगे, यानी आराम फरमाते होंगे, या तो फिर सागर का दौर चल रहा होगा, शराब का दौर चल रहा होगा। तो आज का ये सबक हमारा यहीं तक ही रहेगा। इसके बाद का जो सबक है हिस्सा पंजुम, वो इंशाल्लाह आइंदा की वीडियो में हम देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सही तरह से समझ में आया हो। अल्लाह हाफिज़।